नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक जगह लगती है अम्बाला, और इसी अम्बाला में एक छोटा सा शहर लगता है। शहर का नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। बात कर रहा हूँ मैं 24 जुलाई 2023 की। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो किरदार है, यानी कि जो पति है, पत्नी है, बेटा है, और उसमें एक तीसरे शख्स की भी एंट्री होती है। अब उसके बाद ये जो पति, पत्नी और बेटा है, ये मिल कर के ऐसा एक षड्यंत्र रचेंगे, और जो इसका तीसरा इसमें शख्स है उसका अहम रोल होगा। तो वाकई ये कहानी अपने आप में रोचक है। प्रतिदिन मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन ये वाली जो कहानी है वो थोड़ी हट के है। उम्मीद है कि आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा और अपनी राय कमेंट में लास्ट में वीडियो को दीजिएगा। इसमें कुछ हमारे भाई हैं, कुछ हमारे बहन हैं जो प्रतिदिन हमें कमेंट करते हैं। अब मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और इस अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम लिख करके हम मैसेज करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, इतना आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। प्रतिदिन की तरह जितने भी हमारे भाई, हमारे बहन जितने नए हैं चैनल पे, वारदात तक परिवार में अभी जुड़े नहीं हैं, परिवार में जुड़ करके हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इसी जगह यानी कि जो अम्बाला है, इसी अम्बाला सिटी के अंतर्गत रहने वाला जो एक व्यक्ति है जिसका नाम हरिंदर है। हरिंदर और उसकी पत्नी प्रिया, और उसका एक बेटा होता है छोटा सा जिसका नाम प्रीतम होता है। ये लोग अपना जो ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजर बसर कर रहे होते हैं, और इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। वक्त गुजरता है और एक दौर ऐसा आता है कि जो उसकी पत्नी है, जो प्रिया है, वो कहती है कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है। जब तबीयत ख़राब है तो मुझे वहाँ पर जाना है, उनसे मुलाकात करनी है। हो सकता है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो वो इस दुनिया को छोड़ कर के भी जा सकते हैं। जब ये बातें हरिंदर सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है, अगर वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो तुम बेहद जल्दी जाओ, तुम्हें वहाँ शीघ्र पहुँचने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी तबीयत में हो सकता है गड़बड़ी हो जाएगी, सुधार। जिस प्रकार से प्रिया ने कहा था। अब दोनों जो माँ और बेटे अपना सामान पैक करते हैं, तो जो हरिंदर है वो कहता है कि बेटे को क्यों लेकर के जा रही हो, ये यहाँ पे रहेगा तो अच्छा रहेगा, तुम जा ही रही हो तो घर अकेला हो जाएगा, सूना सूना हो जाएगा, मैं अकेला ही रहना पड़ेगा मुझे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं इसको ले करके जा रही हूँ, इसके नाना हो सकता है दुनिया को छोड़ के चले गए, तो ये अपने नाना को आखिरी बार भी नहीं देख पाएगा। तो जो हरिंदर है वो सोचता है कि चलो ठीक ही कह रही है, सही बात कह रही है, इसको भी छोड़ देना चाहिए, जाने देना चाहिए। और जो प्रिया है और प्रीतम है, ये दोनों चले जाते हैं। सुबह के लगभग 11 बजे निकले थे, और वहाँ से एक बगल के ही शहर में उनका ससुराल था। तो जब जाती है तो फिर वहाँ पर पहुँचती है तो कहती है, जो हरिंदर है वो सोचता है कि शाम हो गई, अभी तक फ़ोन क्यों नहीं आया। यानी कि जो भी रास्ता था वो अम्बाला शहर से होते हुए जाता था। एकदम उसी के इर्द गिर्द में वो जगह थी जहाँ पर उसका ससुराल था। तो जो हरिंदर है वो अपनी पत्नी को कॉल करता है। जब पत्नी को कॉल करता है तो जो उसकी पत्नी है वो कहती है, फ़ोन रिसीव करती है और कहती है कि मैं अभी घर नहीं पहुँची हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अब हरिंदर की समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी इतनी घबराई हुई क्यों है। एकदम घबराई हुई आवाज़ में वो बोल रही थी। कहती है कि शाम में बात करती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं अभी घर नहीं पहुँची हूँ, घर पहुँचने में रात हो जाएगी। इतना कह करके वो फ़ोन को कट कर देती है। अब जो हरिंदर है वो जाता है। अब सोच में पड़ जाता है कि आखिर बात क्या है कि अभी तो वो पहुँची नहीं है, आखिर हो क्या गया है कि अभी तो वो घर नहीं पहुंची है। अब इसी वजह से वो अपने पत्नी को अपने ससुराल में फ़ोन करता है, और ससुराल में फ़ोन करने के दौरान कहता है कि प्रिया घर गई है, ससुराल गई है, अभी मायके मतलब गई है, और अभी तक वो पहुंची नहीं। जब ये बातें उसके साले और उसके ससुर जब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तक तो दीदी नहीं आई है, लेकिन वो आ क्यों रही है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ख़राब है तो इसी वजह से जा रही है। जब ये बातें वो कहता है हरिंदर, तो जो उसके ससुराल वाले थे वो कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और इस बात की तो हमें जानकारी ही नहीं है कि वो आ भी रही है, और पिताजी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उनकी तो कोई तबीयत नहीं ख़राब है। जब ये बातें हरिंदर सुनता है तो वो एकदम
चौंक सा जाता है, वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि आखिर बात क्या है। आखिर उसकी पत्नी ने फ़ोन करके कहा कि वो अभी पहुंची नहीं है, और लग रहा है कि ऐसा नहीं तो है कि जो उसकी पत्नी है वो मुसीबत में पड़ी हुई है। अब यही सोच करके जो हरिंदर है अपनी बाइक उठाता है और पहुंच जाता है उसी जगह पे, जो अम्बाला एक सिटी है उसी के जो रोडवेज़ है, उसी रोडवेज पे पहुंचता है। एक छोटी सी जो वहाँ पर अम्बाला जो सिटी के अंतर्गत एक इलाज कस्बा है, और उसी कस्बे में एक रोडवेज़ है, उसी रोडवेज पे पहुंचता है। एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकता मैं, थोड़ी सी दिक्कत है, और जो भी है आपको वीडियो के लास्ट तक पता ही चल जाएगा क्यों मैं जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो जो हरिंदर है वो वहाँ पर पहुँचता है और अपनी पत्नी और अपने बेटों को खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। अब वहाँ से उसका ससुराल कुछ ही दूरी पर था, तो वहाँ पे वो सीधे ससुराल पहुँचता है, और ससुराल पहुँचने के बाद वो पता करने की कोशिश करता है कि आखिर अभी तक वो आई क्यों नहीं। अब इधर जब फ़ोन कर रहा है अपनी पत्नी के नंबर पे वो बार बार, लेकिन उसकी जो पत्नी का जो नंबर है वो लग नहीं रहा है, बार बार ऑफ आ रहा है। अब इस वजह से जो हरिंदर के मन की जो बेचैनी थी वो और बढ़ती जाती है। अब वो नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंचता है, और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद वो जा कर के सारी बातें बताता है, और बताने के दौरान जब ये बात जब वहाँ के इंचार्ज सुन रहे होते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी पत्नी मिल जाएगी। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने एक फ़ाइल कर ली, हालांकि जो 24 घंटे का वक्त होता है उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे लिख करके दे दीजिए, जैसे ही 24 घंटे होंगे मैं उसको FIR में तब्दील कर लूँगा, या फिर जो भी उनकी जो कागजी कार्रवाई होती हो, जो भी होता वो अपना पूरा करेंगे। उसके बाद उन्होंने सर्च करने का आदेश दे दिया, अपने सहयोगियों को खोजने का आदेश दे दिया। अब जो बाकी जो टीम है वो खोज रही है। अगले दिन एक व्यक्ति आता है जिसकी उम्र लगभग 55 साल है। 55 साल का जो व्यक्ति है वो भागा दौड़ा थाने में, उसी थाने में पहुंचता है, और पहुंच करके कहता है कि बड़े साहब का है, मुझे बड़े साहब से मिलना है। जब जो कांस्टेबल थे वहाँ पर वो कहते हैं कि बड़े साहब तो अभी है नहीं, बस आते ही होंगे। इतने में जो बड़े साहब थे वो आ जाते हैं, और आने के बाद जब वो बैठे होते हैं तो उस व्यक्ति को उनसे मिलवाया जाता है, और कहते हैं कि मुझे, जो व्यक्ति है जो 55 साल का, वो कहता है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक बहुत ही बड़ा गुनाह हुआ है। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पहले तुम शांति से बैठो। वो आराम से आदमी बैठता है, उसको पानी पिलाया जाता है क्योंकि वो आदमी बेहद हाँफ रहा था। जब उस आदमी को पानी पिलाया जाता है वो आदमी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। उसके बाद जो बड़े साहब थे वो कहते हैं कि हाँ अब क्या बात है, पूरी बात बताओ। तो वो कहते हैं कि एक मेरा भांजा है जिसका नाम रमेश है। रमेश ने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, और उसने एक औरत का कत्ल कर दिया है। जब कत्ल की बात सुनते हैं जो बड़े साहब हैं वो कहते हैं कि अच्छा वो अभी है कहाँ। तो वो कहते हैं कि वो है, उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, और जो भी उसने कारनामे किए थे, जिस प्रकार से उसने हत्या की थी, वो सारी बातें वो गुनाह अपना कबूलने के लिए तैयार है। बस बदले में आप उसे मारिएगा नहीं, परेशान मत करिएगा, इतनी आपसे विनती है, गुजारिश है। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने किसी भी प्रकार का उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो है कहाँ पर? वो कहते हैं कि वो बाहर ही खड़ा है, मैं उसको बुला करके लाता हूँ। जब बुला करके वो लाता है, रमेश अंदर आता है, थाने के अंदर आता है, बड़े साहब के सामने खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद जब वो व्यक्ति है 55 साल का वो है, और उसका नाती है जिसका नाम रमेश है, ये दोनों वहीं पर खड़े रहते हैं। तब तक रमेश की नज़र लॉकअप में जाती है। वहाँ पर एक कैदी था, उस कैदी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा था। जब इस बात को रमेश देखता है तो वो एकदम डर सा जाता है, अपने नाना के कान के पास जाकर कहता है कि आपने बड़े साहब से बात तो कर ली है ना, वो हमें मारेंगे तो नहीं ना, किसी भी प्रकार का दंड तो नहीं देंगे? वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने बड़े साहब से बात कर ली है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। जब ये बातें वो कहते हैं तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। अब रमेश जो है अपने बाबा से कहता है कि नाना से कहता है कि मैंने एक बात और छुपाई है आपसे। तो वो कहते हैं कि अच्छा वो बात क्या है, वो भी बता दूँ। तो जो रमेश है वो कहता है उस औरत के साथ एक लड़का भी था, मैंने उस लड़के को भी मार दिया। जब ये बातें बड़े साहब सुनते हैं तो वो उठ करके खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद जो कांस्टेबल होते हैं उस लड़के को पकड़ करके बिठा देते हैं,
और बिठाने के बाद जो बड़े साहब हैं वो कहते हैं कि आखिर पूरी बात क्या है, कहानी बताओ। जब पूरी कहानी की बात आती है तो जो लड़का है वो लंबी सांस लेता है और लंबी सांस लेने के दौरान एक कहानी सुनाता है। दरअसल बताता है कि वो एक बगल के ही गांव में शादी में गया हुआ था और वहीं पर वो जो प्रिया नाम की औरत है वो आई रहती है। प्रिया अपने घर से उस शादी के लिए जाती है और शादी में जब पहुंचती है तो वो बेहद तैयार रहती है। और शादियों में आप लोगों को पता ही है कि लोग डांस करते हैं, खुशियाँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यही डांस करने का जो सिलसिला था, नाचने का जो सिलसिला था वो चल रहा था। और इसी बीच जो रमेश है वो भी शादी में डांस कर रहा था। जो प्रिया है वो शादी में डांस करते करते इतना थक जाती है कि जा कर के वो एक चेयर पे बैठ जाती है। जो रमेश है वो भी जा कर के उसी के बगल में बैठ जाता है। दोनों एक साथ डांस भी किए थे और डांस करने के दौरान जब थक जाते हैं तो बैठते हैं, तो फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और बात करने के दौरान उन लोगों की बातें थोड़ी लंबी चलती है। तो जो प्रिया है वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, अब मुझे सोना है। तो जो लड़का है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, जाइए आप सो जाइए। तो कहती है कि यहाँ पर तो कहीं जगह ही नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, यहाँ से घर भी मेरा दूर है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो जो लड़का है वो था तो दूर का, लेकिन उसने बगल के ही एक छोटे से जो शहर था उसी शहर में, उसी कस्बे में उसने किराए का एक रूम ले रखा था जहाँ पर वो रहता था। तो वो कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैंने यहाँ पे किराए का रूम ले रखा है, आप जा चल करके वहाँ आराम कर सकते हैं, बाकी आप जब सुबह होगी तो आप अपने घर चले जाइएगा। चाहती तो प्रिया मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने मना नहीं किया और वो उस लड़के के साथ चल दी। जाती है, लड़का अपने कमरे पे पहुंचता है और वहाँ पर एक चारपाई रखी होती है। उस चारपाई पे बिस्तर लगाता है और बिस्तर पर जो प्रिया है वो सो जाती है। लड़का जो है वो चटाई बिछाता है और नीचे फर्श पर सो जाता है। कुछ वक्त गुजरता है और कुछ वक्त गुजरने के बाद जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो दोनों एक दूसरे के पास हो लेते हैं। जो प्रिया है वो सीधे उस लड़के के पास आ जाती है नीचे चटाई पर। कहती है कि मुझे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डर सा लग रहा है, नींद नहीं आ रही है। अब ये तमाम बातें कर करके वो नीचे आती है और नीचे आने के दौरान फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और चिपकने के दौरान वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने का जब सिलसिला है वो शुरू होता है, उस रात उन लोगों ने तकरीबन 3 बार सेक्स किया था, 3 बार उन्होंने संबंध बनाया था। सुबह होती है, प्रिया अपने घर चली जाती है और जो रमेश है वो अपने रूम पर ही रुक जाता है। और इन दोनों के जो बीच की जो बातें हैं वो बात करने का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है। जो प्रिया का पति है हरिंदर अपने काम में व्यस्त रहता, बेटा स्कूल चला जाता है, तो कभी कभी प्रिया उसको अपने रूम पर बुला लेती या वक्त मिलता तो प्रिया उसके रूम पर चली जाती थी। और वक्त इस कदर तेज़ी से बढ़ने लगा और इन दोनों के बीच का जो प्रेम प्रसंग था इस कदर परवान चढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। इस बात से अनजान था हरिंदर, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी जो पत्नी है वो पीठ पीछे उसकी इतना बड़ा गुल खिला रही है। फिर एक दिन वो प्लान करती है और प्लान के तहत वो हरिंदर से कहती है कि उसके पिताजी की तबीयत ख़राब है और वो अपने पिताजी के पास जा रही है उनसे मिलने के लिए। अब इसी दौरान वो सीधे रमेश के कमरे पर पहुंचती है और रमेश से कहती है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब जब इस बात को जब रमेश सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि ये कैसे संभव है। उससे 10 साल से ऊपर की औरत है जो उसके साथ प्रेम प्रसंग चला रही है और अब उससे शादी करने के लिए कह रही है, और वो भी जो प्रिया है वो अपने लड़के के साथ गई हुई थी, अब वो चाह करके भी नहीं कुछ कर सकता था। इसी वजह से वो इन दोनों के बीच में बहस होती है और बहस होने के दौरान इन दोनों में लड़ाई होती है, हाथापाई होती है। और हाथापाई में ही जो रमेश है वो प्रिया को पटक देता है बिस्तर पे और बिस्तर पर पटकने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। ये जो सारा मंजर था उसका जो बेटा था प्रीतम वहीं पर खड़ा देख रहा था। अब जब इसको देख रहा था वो, तो फिर वो कर भी क्या सकता था। रमेश की जब नज़र उस छोटे वाले लड़के पर पड़ती है तो वो सोचता है कि जब ये लड़का बच जाएगा तो ये सीधा जा कर के बता देगा और बताएगा तो मैं फंस जाऊंगा। जब इसी डर से उसने प्रीतम को भी रास्ते से हटा दिया और ठिकाने लगा दिया। फिर उनकी बॉडी को एक बोरे में भरता है, ठेले पर लादता है और लाद करके सीधा ले जा करके एक बगल में ही एक नाला रहता है कुछ दूरी पर, उसी नाले में ले जा करके डाल देता है। और डालने के बाद वो इस कदर डर जाता है, कुछ देर रुकने के बाद डर सा जाता है और डरने के बाद वो सीधा अपने नाना के यहाँ पहुँचता है।
नाना के घर पे पहुंच करके सारी बातें अपने नाना से बताता है और कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अब ये कह कर के उसका जो नाना है वो सीधे उसको थाने लेकर के जाता है और सारी बातें जो है वो पुलिस के सामने खुल जाती है। जब सामने खुलती है तो इस सच्चाई को सुनने के बाद जो वहाँ के जो बड़े साहब थे वो और बाकी जो उसके रिश्तेदार थे, यानी जो प्रिया थी, उसके पति को भी फ़ोन करके बुला दिया जाता है। हरिंदर भी आता है और सारी जब सच्चाई सुनता है तो उसके पहले तो ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे इस कदर गुल खिला रही थी। अब जो पुलिस है उस लड़के को, यानी कि जो रमेश है, उस रमेश को गंभीर धारा के खिलाफ एफआईआर लिखती है और एफआईआर लिख करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। बाकी जो कैदी के रूप में उसको जेल में डाल दिया गया है वो अपनी सज़ा काट रहा है। बाकी जो निर्धारित सज़ा है वो कोर्ट तय करेगा। तो ये थी आज की पूरी कहानी। चंद अपने कुछ पल की खुशी के लिए अपने पति को लात मारना, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये सबसे बुरी बात होती है जो प्रिया ने किया था। प्रेम अपने पति से करिए, इसमें बुराई क्या है। अगर प्रेम कर रही हैं तो फिर इस प्रकार का दबाव बनाना भी उचित नहीं है कि आदमी, ये केवल आदमियों की बात नहीं है, अगर लड़की उसकी जगह लड़की भी होती और लड़का अगर ये कार्य करता तब भी वो भी यही काम कर दे, यही कदम उठाती। लेकिन शायद जो औरत होती है या फिर लड़की होती है वो काफ़ी समझदार होती है, वो किसी भी कदम को उठाने से पहले 10 बार सोचती हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। जैसा कि मैं प्रतिदिन की तरह कहानियाँ के लास्ट में मैं अपने दोस्त, अजीज़ दोस्त होते हैं जो हमारे, जो बहनें हमारी हैं, उनके मैं नाम लेता हूँ। तो आज भी वो नाम का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। सुरेश जाट जी हैं, सुबोध कुमार ये बीएसएफ में हैं, ये प्रतिदिन कमेंट करते हैं हमें। राजू बिंद है, वीर कुमार है, मोहम्मद मेहताब हैं भागलपुर बिहार से, धर्मवीर है, विष्णु पाडुल ये है नेपाल से, आदिल अहमद है तमिलनाडु से, नासिर पठान है, वीर कुमार है, AK अग्निहोत्री इलाहाबाद से है, ये प्रयागराज से, धर्मवीर है, प्रकाश सरोज जी है, अभिषेक यादव हैं, रविंद्र सोनीपत से हैं, सौरभ कुमार है, अंकुश पटेल नेपाल से, आफ्ताब अहमद मुरादाबाद से, महक सिंह नवीन मंडी हापुड़ उत्तर प्रदेश से, साक्षी वशिष्ठ ऑफिशियल इनकी आईडी है। तो ये तमाम लोगों को, आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना कमेंट करते, इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते, जिसको पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाता है और तब एक अलग सी उमंग आती है, एक अलग सा उत्साह जगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जब मैं क्राइम की कहानी, एक परिवार का हिस्सा बना हूँ मैं, क्योंकि ये जो परिवार हमने शुरू किया है वारदात तक, ये आप ही लोगों की बदौलत हुआ है। आप लोग प्यार और सपोर्ट इतना देते हैं कि मैं कायल हो चुका हूँ इसका, और मैं खुद को कहानी बनाने से नहीं रोक पाता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।